नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब में। आज हम बात करेंगे कलाम एकेडमी द्वारा आयोजित प्री रीड 2.0 क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हम आज मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बताते हैं कि आप इन सॉल्यूशंस की PDF फाइल को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सब्सक्राइब नाम है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। फिर गेट लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये समीकरण दी गई है हमको, इससे हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए इसे हम 2/3 के रूप में लिखेंगे। तो 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, और बाहर हो जाएगा 2 की पावर 2x हो जाएगा। इनटू में 8/27 को लिख सकते हैं 2/3 और इसकी घात हो जाएगी 3x-1 बराबर 2/3। ठीक है, ये 3/2 है, यहां 2/3 और 2/3 है, इसको भी 2/3 में कर लेंगे। तो 2/3 में करने के लिए 2/3 तो घात होगी वो माइनस की हो जाएगी, तो -2x और ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। इसकी घात 1 है ही, तो आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो घातें जुड़ जाएंगी। -2x प्लस 3x-1 बराबर 1, -2x प्लस 3x-3 बराबर 1, इनको गुणा कर लिया। ठीक है, -2x से 3x कटेगा, x बचेगा और -3 है बराबर से उधर जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन डी। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। तो सत्य कथन बताना है। ए में है 2 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो देखते हैं। तो दिया गया है 2 सम संख्याओं का गुणनफल। तो 2 सम संख्याएं जैसे 2 × 4। ठीक है, इनमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, वर्ग संख्या आनी चाहिए। तो 8 और 9, तो 9 वर्ग संख्या है। सही है, कथन ए सही होगा। कथन बी देखते हैं। 2 क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव कोई भी 2 क्रमागत संख्याओं के वर्ग का अंतर सदैव 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। 2 सम संख्याओं का वर्ग, तो सम संख्या जैसे 2 का वर्ग हो गया 4 और एक सम संख्या हो गई 4, तो इसका होगा 16। तो इनका अंतर होगा 4 से पूर्णतः विभाजित। तो देखते हैं, 16 में से 4 गए 12, तो 12 विभाजित है 4 से पूर्णतः, यह भी सत्य है। डी देखते हैं। कोई भी 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव एक विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जैसे 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, इनका अंतर 8। 8 सम संख्या है, मतलब ऑप्शन डी असत्य है। तो दूसरे में होगा ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन, इन दोनों का गुणनफल बताना है, क्या होगा। तो देखते हैं, इनका गुणनफल देखते हैं। यह होगा x² - 9 x - 5। ठीक है, नीचे x को x से गुणा करेंगे x², x को -3 से गुणा करेंगे -3x, +3 को x से गुणा करेंगे +3x और +3 को -3 से करेंगे -9। 3 से x से 3x कट जाएगा, तो ऊपर है x² - 9 और इनटू में है x - 5। नीचे बचा x² - 9, तो x² - 9 से x² - 9 कट जाएगा, संख्या आ जाएगी x - 5। तो x - 5 है ऑप्शन बी में। अगले क्वेश्चन में इसका गुणनफल बताना है, क्या ऑप्शन में से क्या है। ठीक है, तो देखते हैं
a+1 की पावर 4 को लिख सकते हैं a+1 की पावर 2 और होल पावर 2 माइनस a की पावर 4 को लिख सकते हैं a की पावर 2 और होल की पावर 2। ठीक है। अब एक सूत्र होता है a² माइनस b² बराबर होता है a+b और a माइनस b। ये सूत्र लगाएंगे इसमें, यहां a तो हो जाएगा ये वाला और b ये हो जाएगा। तो इसमें सूत्र लगाते हैं। सूत्र लगाने से a+1 की स्क्वायर और प्लस में a², एक तो आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा a+1 की स्क्वायर और माइनस a²। ठीक है। फिर दोनों तरफ स्क्वायर खोल लेंगे, तो ये स्क्वायर खोलेंगे a² प्लस 1 की स्क्वायर 1 प्लस 2a और ये प्लस a²। अब इसकी स्क्वायर खोलेंगे a² प्लस 1 प्लस 2a और माइनस a की स्क्वायर। a² से a² कट जाएगा, यहां बचेगा 2a² प्लस 2a प्लस 1, इस साइड में बचेगा 2a प्लस 1। तो ऑप्शन में 2a प्लस 1 कहीं नहीं आ रहा है, ऑप्शन में आ रहा है 2a² 2a प्लस 1 ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में एक समीकरण ये दी गई है, दूसरी समीकरण ये है। ठीक है। इसमें x प्लस वाई का मान बताना है क्या होगा। तो इसको करेंगे। इसको करने के लिए पहले y को इक्वल कर लेंगे दोनों समीकरण में। तो y को इक्वल करने के लिए इसको करेंगे 2 से गुणा और इसको करेंगे 3 से गुणा। तो यहां 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18y और इधर भी 18y हो जाएगा। तो करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं। 10x प्लस 18y बराबर, तो बराबर हो जाएगा 232। अब इस समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21x माइनस 18y बराबर माइनस 15। 18y से 18y कट जाएगा, ये हो जाएगा 31x बराबर 232 में से माइनस 15 करेंगे तो बचेंगे 217। 31 से 17 कटेगा 7 बार, x बराबर आ जाएगा 7। अब y निकालते हैं। x का मान हम रख देते हैं समीकरण इसमें 7 × 7 माइनस 6y बराबर माइनस 5। तो ये हो जाएगा 49 और ये 5x है माइनस का, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का और ये उधर चला जाएगा, हो जाएगा 6y प्लस का। 49 में 5 जोड़ेंगे 54 बराबर 6y। y बराबर आ जाएगा 9। अब x प्लस वाई को जोड़ लेंगे तो 7 प्लस 9 16। 16 है ऑप्शन सी में। अगला सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 4,850 रुपए तथा 3 वर्षों में 5,335 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। इसमें वार्षिक दर ज्ञात करनी है। माना x राशि है, 2 वर्षों बाद 4,850 रुपए और दिया गया है 3 वर्ष बाद, मतलब 2 तो ये हो गए और 1 वर्ष बाद फिर 5,335 रुपए हो जाती है। तो ब्याज निकालेंगे इसका। 5,335 में से 4,850 घटाएंगे तो आ जाएगा 485। ठीक है। और वार्षिक दर बराबर 4,850 बटे 485
तो वार्षिक दर 4850 बटे 485 इंटू 100 और टोटल में 100 से 100 कट जाएगा। 4850 485 से कट जाएगा 10 बार, तो वार्षिक दर आ जाएगी 10%। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, इन भिन्न में से बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जैसे ये है 23/24, इनका अंतर निकालना है। इनके मध्य अंतर है 1 का, इनमें भी 1 का अंतर है, इनमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। ठीक है, ओनली जब माइनस की भिन्न हो तब ये चलेगा। तो अंतर को ऊपर वाली संख्या से भाग कर देंगे, तो 23 में भाग देंगे 1 का, तो आएगा -23 है। -31 में भाग देंगे 1 का, यह आएगी -31। -29 में भाग देंगे 2 का, अंतर 2 है, तो आएगा 14.5। और -41 में भाग देंगे 2 का, तो आएगा 20.5। माइनस क्या है ये? ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी -14.5, ये वाली होगी सबसे बड़ी। -29/31 सबसे बड़ी भिन्न होगी, और ये है ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन है, सुनील को विषय ए में 73 अंक मिले हैं। उसने विषय बी में 56% और विषय सी में x अंक पाए हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक थे। तीनों विषय में मिलाकर सुनील को 54% अंक मिले हैं। उसे विषय सी में कितने अंक मिले हैं? तो बताना है विषय सी में उसे कितने अंक मिले हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक विषय 150 अंक के थे, तो 3 विषय हैं, कुल पूर्णांक हो जाएंगे 450। ए विषय में उसे अंक मिले 73, बी में मिले 56%, मतलब 150 का 56%। 0 से 0 कटा, इसे काटेंगे 5 के पाड़े से 3 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 28 बार। 28 × 3 84। तो बी विषय में उसे 84 अंक मिले। सी विषय में कहा गया है कि x अंक मिले। विषय ए में मिले अंक, विषय बी में मिले अंक और विषय सी में मिले अंक को जोड़ेंगे, तो इसमें कहा गया है कुल मिला के 54% अंक मिले। तो 450 का 54%। ठीक है, 0 से 0 कटा, इसे 5 के पाड़े से काटा 9 बार, ये कटेगा 2 बार। 54 को काटा 2 से 27 बार। 27 × 9 243। ये हो गया जुड़ के 157 प्लस x बराबर 243। ये इधर जाएगा तो माइनस का 157। 243 में से 157 गए 86। सी विषय में उसे मिले 86 अंक, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के। सीपी बटे एसपी हो जाएगा 9/12। क्रय मूल्य होगा 9, विक्रय मूल्य 12, तो लाभ हुआ 3 का। लाभ हमेशा विक्रय मूल्य में निकलता है, तो 3/9 इंटू 100। 3 से 9 कटेगा 3 बार, 100/3। यहां इसे लिख सकते हैं 13 सही, 1/3। सी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ABCD एक वर्ग है एवं ABE एक समबाहु त्रिभुज है,
तो कोण एफ बताइए। तो इसमें ये वाला कोण बताना है। तो हम जानते हैं किसी वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये सभी होंगे 90 डिग्री के। ये विकर्ण है, तो विकर्ण 90 डिग्री को आधा आधा बांट देगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री का। क्वेश्चन में दिया गया है ABE समबाहु त्रिभुज है। ABE समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होते हैं 60 डिग्री के, तो ये भी फिर 60 डिग्री का होगा। तो दोस्तों ये एक त्रिभुज बन रहा है, यहां बना देता हूं मैं। A B और F, ठीक है, ये वाला है। इसमें ये होगा 60 डिग्री, ये होगा 45। ये हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 60 और 45 को घटा देंगे, तो ये वाला कोण आ जाएगा थीटा। 60 और 45 हो गए 105। 180 में से 105 गए 75 डिग्री। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला सवाल है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, AC और BD जीवाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। यदि त्रिभुज AOB 180 है तथा DAP 40 है, तो त्रिभुज APB का मान क्या होगा? तो इसका मान बताना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये वाला दिया गया है 45 डिग्री, सॉरी ये दिया हुआ है 40 डिग्री। अब माना ये कोई जीवा है, जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया त्रिभुज 60 डिग्री का होता है, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। ये देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में देखा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो ये 60 और 40 हो गए 100, ये घटा दिया तो ये आ जाएगा 80, तो ये हो गया 80, ठीक है। ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये पूरा होता है, ये जो राउंड है ये होगा 360 का। अगर ये 80 हो गया और ये 80 हो गया तो ये दोनों बचेंगे, 360 का होता है। इनमें से 80 80 घटा देंगे, मतलब 160 घटा देंगे तो ये दोनों बचेंगे, तो बचेंगे 200। ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो आधे आधे हो जाएंगे। ये हो जाएगा 100 का और ये भी हो जाएगा 100 का, और हमें यही निकालना था, तो आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी कोण का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है, तो उस कोण का माप क्या होगा? तो माना कोई कोण है ए, ठीक है। तो संपूरक कोण ए का संपूरक कोण बराबर 180 माइनस ए, और ए का पूरक कोण बराबर 90 माइनस ए। तो क्वेश्चन में दिया गया है संपूरक कोण पूरक कोण का 4 गुना है, तो इसको सरल कर लेंगे और ए का मान निकाल लेंगे, तो कोण का मान आ जाएगा 180 माइनस ए बराबर 4 इंटू 90 360 माइनस 4 ए। ये 4 इधर आ जाएगा और 180 उधर चल जाएगा, तो 4 ए माइनस ए, इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, बराबर 360। 180 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3 ए बराबर आ जाएगा 180, ए बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, तो कौन हो जाएगा 60 डिग्री का? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज PQR और TQR में PQ इजिकल टू TR और PR इजिकल टू TQ है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी जो कथन है
वो सही है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 24 सेमी तथा उसकी विकीर्ण 15 सेमी है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योग 24 सेमी है, विकीर्ण है 15 सेमी। विकीर्ण हमें पता है L² + B² + H² की रूट, ये सूत्र होता है विकीर्ण का। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, L² + B² + H² + 2 LB BH + HL बराबर 576। ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, L² B² H² को यहां से ज्ञात कर लेंगे, रूट इधर भेजेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, यहां रखा 225 प्लस ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 576। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 776 माइनस 225। 776 में से 225 जाएगा 351 सेमी। ऑप्शन ए होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका में 6 शहरों में शिक्षित लोग के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यह तालिका शिक्षित लोगों में पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को दर्शाती है। तो नीचे दिया गया क्वेश्चन में, यदि शहर बी में 1,37,460 शिक्षित महिलाएं हैं तो शहर बी की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो शहर बी की कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है। शहर बी में शिक्षित पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 5:3। ठीक है, टोटल हो गया 8। तो शिक्षित महिलाएं हैं 3 बराबर दे रखा है 1,37,460 के, 1 बराबर हो जाएगा 1,37,460 बटे 3। तो टोटल 8 है, तो इसको 8 से इंटू कर देंगे। इसे सोल्व करेंगे तो शहर बी में शिक्षित टोटल जो पुरुष और महिलाएं दोनों हैं वो आ जाएंगी, पर हमें जो शिक्षित नहीं है उनकी भी जनसंख्या ज्ञात करनी है, इसलिए इसे 3 से काट देंगे। ये आ जाएगा 45,820 इंटू 8। अब इसे गुणा भाग कर देंगे 80 से और इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि 100% होती है किसी भी शहर की जनसंख्या अपने आप में, और 80% शिक्षित लोग दिए हुए हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा तो ये आ जाएगा 4,58,200। ठीक है, ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 से 15 तक अंक लिखे हुए 15 कार्ड हैं। उनमें से एक कार्ड यदा इच्छा रूप से निकाला जाता है तो उसमें 2 के गुणज या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करनी है इसमें 2 में 3 के गुणज होने की। 2 में 3 का एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 6, तो 6 के गुणज होने की कितनी प्रायिकता होगी। कुल परिणाम होंगे 15 और अनुकूल परिणाम होंगे या तो 6 से विभाजित होता है 6, या फिर होगा 12, तो अनुकूल परिणाम होंगे 2, तो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता बराबर 2/15।
ठीक है, 2/15 है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चार्ट मिस्टर शर्मा के परिवार के विभिन्न मंदों पर व्यय तथा बचत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा निम्न प्रश्न पर उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, मिस्टर शर्मा की बचत कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो बचत कुल आय का कितना प्रतिशत है बताना है। तो डायग्राम में कुल आय का प्रतिशत होगा, एक राउंड है मतलब कुल आय प्रतिशत है 360 डिग्री, यह कुल आय हो गई। ग्राफ में बचत दी गई है 108 डिग्री, तो बताना है बचत उसकी कुल आय का कितना प्रतिशत होगी। तो 108 डिग्री बटे 360 और प्रतिशत के लिए 100, 10 से 10 कटा, 108 36 से कटा 3 बार, 3 × 10 30, तो 30% आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्तमान में किसी सर्वे में भारतीय जनगणना 2011 के प्रयुक्त आंकड़ों का पूर्ण उपयोग किया जाए तो उन आंकड़ों को कहा जाएगा। तो उन आंकड़ों को कहा जाएगा द्वितीय आंकड़े, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ग निर्धारण की वह विधि जिसमें प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा व उच्च सीमा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न हो कहलाती है। तो यह कहलाती है समावेशी विधि, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गणित की शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए दी जाती है। गणित के तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। उक्त परिभाषा किसने दी? तो उक्त परिभाषा दी प्रोफेसर शुल्ट्जे ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला कथन है, गणित का नवीन क्षेत्र बीजगणित पूर्णतया अमृत है, सही है। दूसरा कथन है, गणित में अमृत प्रत्ययों की मृत रूप में व्याख्या की जाती है, यह भी सही है। अगला कथन है, गणित की प्रकृति सामान्य या व्याख्या में विशिष्ट होती है, तो सी ऑप्शन असत्य है, ऑप्शन सी है इसमें असत्य। अगला क्वेश्चन है, गणितीय तार्किक में से ऐसा परिणाम जिसके द्वारा किसी कथन को असत्य सिद्ध किया जाता है तो कहलाता है। तो यह कहलाता है प्रत्युदाहरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गणित की भाषा के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला कथन है, सामान्य भाषा से भिन्न गणित की भाषा समयबद्ध नहीं है, सही कथन है। दूसरा कथन है, गणित की भाषा भावुकता के परिसर से बाहर है, यह भी सही है। तीसरा है, गणितीय भाषा स्थिर है, तो ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन है, डल्टन के अनुसार गणित तर्क समस्त विचार यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करता है। यह कथन गणित के कौन से मूल्यन को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रदर्शित करता है गणित की संचय प्रकृति, ऑप्शन ए संचय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। पहला कथन है, पाठ्यक्रमों में विश्लेषण की बजाय विश्लेषण विधि का मुख्य उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए असत्य है, इसमें ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की विशेषता के संबंध में असत्य है। तो देखते हैं, यह एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, तो यह बी ऑप्शन असत्य है इसमें। अगला क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के निवारण के लिए अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की गुणवत्तम तकनीक है, तो गुणवत्तम तकनीक है प्रश्नावली, साक्षात्कारता, रेटिंग स्केल, तीनों ही तकनीक गुणात्मक है, तो उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन डी।